हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम डॉक्टर अंकित जैन और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। तो अर्थवर्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, या इन्हें हम कहते हैं मोनोसियस, या फिर हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, जिसका मतलब है एक ही एनिमल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एक ही अर्थवर्म के अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही अर्थवर्म स्पर्म और ओवम दोनों का प्रोडक्शन करता है। लेकिन फिर भी अर्थवर्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि किसी अर्थवर्म के स्पर्म उसी अर्थवर्म के ओवम का फर्टिलाइजेशन कर दे, लेकिन अर्थवर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन है अर्थवर्म के अंदर प्रोटेंट्री प्रेजेंट होती है। प्रोटेंट्री का मतलब है कि किसी बाइसेक्सुअल एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो अर्थवर्म के अंदर भी स्पर्म्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन ओवम के प्रोडक्शन से पहले हो जाता है। ओवम और स्पर्म साथ में प्रोड्यूस और साथ में मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए अर्थवर्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो अर्थवर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक अर्थवर्म के स्पर्म किसी दूसरे अर्थवर्म के ओवम का फर्टिलाइजेशन करते हैं। अर्थवर्म के अंदर ये फर्टिलाइजेशन एनिमल की बॉडी से बाहर कोकून में होता है और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म के डेवलपमेंट की बात करें तो अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब है कि इनके डेवलपमेंट में कोई लार्वल फेज प्रेजेंट नहीं होती है। जो यंग वंस होते हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट एडल्ट के सिमिलर होते हैं। तो हमने देखा कि अर्थवर्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक अर्थवर्म के स्पर्म दूसरे अर्थवर्म के ओवम का फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके लिए दो अर्थवर्म का मिलना जरूरी है। और दो अर्थवर्म के मिलने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन। अर्थवर्म में ये कॉपुलेशन की प्रोसेस रेनी सीजन में होती है और मोस्टली नाइट के टाइम पर होती है। नाइट में रेनी सीजन के अंदर दो अर्थवर्म एक दूसरे के पास में आते हैं और अपनी वेंट्रल सरफेस के थ्रू अटैच हो जाते हैं। वेंट्रल सरफेस के थ्रू इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि सभी जेनाइटल ओपनिंग्स जो हैं वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर समझने के लिए हमने डायग्राम में दोनों अर्थवर्म को सेपरेट करके दोनों की वेंट्रल सरफेस को दिखाया हुआ है। एक्चुअल कॉपुलेशन के टाइम पर दोनों अर्थवर्म अपनी अपनी वेंट्रल सरफेस के थ्रू एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो अर्थवर्म हैं, अर्थवर्म ए एंड अर्थवर्म बी। दोनों अर्थवर्म के जो हेड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अर्थवर्म की पोजीशन इस तरह से है कि ए अर्थवर्म का 18th सेगमेंट जो है वो बी अर्थवर्म के 5th 6th सेगमेंट के सामने, और इसी तरह से बी अर्थवर्म का 18th सेगमेंट जो है वो ए अर्थवर्म के 5th 6th सेगमेंट के सामने होता है। हम जानते हैं 18th सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर होते हैं और 5th 6th सेगमेंट के बीच में स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं। इस तरह से 18th सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर से स्पर्मेटोफोर्स यानी कि स्पर्म्स के पॉकेट जो हैं वो निकल करके बी अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में एंटर कर जाते हैं। इसी तरह से बी अर्थवर्म के मेल जेनाइटल पोर से स्पर्मेटोफोर निकल के ए अर्थवर्म की स्पर्मेथिका में एंटर कर जाते हैं। इस तरह से दोनों अर्थवर्म की फर्स्ट पेयर स्पर्मेथिका स्पर्म से भर जाती है। इसके बाद में दोनों अर्थवर्म अपनी अपनी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं, जिससे अब जो ए अर्थवर्म का 18th सेगमेंट है वो बी अर्थवर्म के 6-7 सेगमेंट के सामने आ जाता है और बी अर्थवर्म का 18th सेगमेंट ए अर्थवर्म के 6-7 सेगमेंट के सामने आ जाता है। फिर से दोनों के बीच में स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज होता है। दोनों अर्थवर्म की सेकंड पेयर स्पर्मेथिका भी स्पर्म से भर जाती है। फिर दोनों अर्थवर्म थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे खिसकते हैं तो थर्ड पेयर स्पर्मेथिका स्पर्म से भर जाती है। उसके बाद में फोर्थ पेयर स्पर्मेथिका भी स्पर्म से भर जाती है। इस तरह से दोनों अर्थवर्म के बीच में
स्पर्म का एक्सचेंज कंप्लीट होता है और दोनों अर्थवर्म की चारों पेयर स्पर्मेथिका जो है वो स्पर्म से भर जाती है। ये पूरी प्रोसेस कोपुलेशन कहलाती है, जो लगभग 1 घंटे चलती है, जिसके बाद में दोनों अर्थवर्म जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो स्पर्म के एक्सचेंज के बाद आगे की प्रोसेस को समझने के लिए हम ए अर्थवर्म पर फोकस करेंगे और हम ये मान लेंगे कि जो प्रोसेस ए अर्थवर्म के साथ हो रही है ऑलमोस्ट वही सारी प्रोसेस बी अर्थवर्म के साथ भी होगी। तो अब हमने देखा कि ए अर्थवर्म के चारों पेयर स्पर्मेथिका स्पर्म से भरे हुए हैं और ये स्पर्म जो हैं ये बी अर्थवर्म से आए हैं। और अब इस ए अर्थवर्म के 14th, 15th और 16th सेगमेंट में हमें पता है कि क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। ये क्लाइटेलम जो है ये एक स्लाइमी लिक्विड सिक्रीट करता है, जिससे 14th, 15th, 16th सेगमेंट में एक स्लाइमी ट्यूब बन जाती है। इसी स्लाइमी ट्यूब के अंदर एल्बुमिनस लिक्विड का भी सिक्रीशन किया जाता है, जो आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के काम आएगा। इसके बाद में जो अर्थवर्म है वो पीछे की तरफ खिसकता है, जिसकी वजह से जो स्लाइमी ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव करती है। इस समय 14th सेगमेंट में जो फीमेल जेनाइटल पोर है वहां से ओवम निकल करके स्लाइमी ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। अब ओवम को लेकर के स्लाइमी ट्यूब जो है वो और आगे आती है और ये स्लाइमी ट्यूब अब सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 के सामने से गुजरती है। इसी समय स्पर्मेथिका से स्पर्म निकल करके स्लाइमी ट्यूब में आ जाते हैं। अर्थवर्म और पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से स्लाइमी ट्यूब और आगे की तरफ मूव करती है और अल्टीमेटली ये जो स्लाइमी ट्यूब है ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है और तब हम इसे कहते हैं कोकून। इस कोकून के अंदर ओवम भी प्रेजेंट है, इसी कोकून के अंदर स्पर्म भी प्रेजेंट है और इस कोकून के अंदर एल्बुमिनस लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। इसी कोकून के अंदर ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन एनिमल की बॉडी से बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन देने का काम ये एल्बुमिनस फ्लूइड करता है। तो अब अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहली स्टेप समझी है जिसको हम कहते हैं मेटिंग या कॉपुलेशन। मेटिंग या कॉपुलेशन में दो अर्थवर्म एक दूसरे के पास में आते हैं। इसके बाद में दोनों अर्थवर्म के बीच में स्पर्मेटोफोर्स या स्पर्म का एक्सचेंज होता है, यानी कि ए अर्थवर्म के पास बी अर्थवर्म के स्पर्म्स आ जाते हैं और बी अर्थवर्म के पास ए अर्थवर्म के स्पर्म्स आ जाते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि जो क्लाइटेलम है जो 14th, 15th, 16th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है वो एल्बुमिनस फ्लूइड सिक्रीट करता है और साथ ही साथ एक स्लाइमी ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में हमने देखा था स्लाइमी ट्यूब के अंदर 14th सेगमेंट से जहां पर फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है, फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू एग्स को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद अर्थवर्म पीछे की तरफ खिसकता है, जिसकी वजह से स्लाइमी ट्यूब ओवा या एग्स के साथ में आगे की तरफ मूव करती है और जब ये स्लाइमी ट्यूब सेगमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 के सामने से निकलती है तब स्पर्मेथिका से स्लाइमी ट्यूब के अंदर स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाता है और अब ये स्लाइमी ट्यूब एग्स और स्पर्म्स और एल्बुमिनस फ्लूइड के साथ में खिसकते हुए अर्थवर्म की बॉडी से बाहर निकल जाती है, पूरी तरह से सेपरेट हो जाती है और तब हम इसे कहते हैं कोकून। कोकून को अब मॉइस्ट सोइल के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। कोकून के अंदर स्पर्म भी हैं और ओवम भी हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कोकून के अंदर होता है, मतलब कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन एनिमल बॉडी से बाहर हो रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जिसके डेवलपमेंट में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। 2 से 3 सप्ताह के बाद में एक कोकून से 2 से लेकर के 20 यंग अर्थवर्म प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थवर्म के डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये है अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है।
तो उम्मीद करता हूँ अर्थवर्म के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।